Today we have a privilege to invite Piyush Bhai Daudayal Shaha, originally from Chhattisgarh, settled in Gujarat, and a very profound name in hospitality. आज जो हमारी कम्युनिटी है, यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, इनके लिए हम वेल्थ जनरेशन मॉडल का एक नया थीम लेके आए हैं, जिसकी वजह से आप अपने वेल्थ को जान सको, द इम्पोर्टेंस एंड द पावर ऑफ वेल्थ, नॉट एज अ मनी बट एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज डिसिप्लिन, एज ग्रोथ एंड योर इनर पोटेंशियल। तो इस वेल्थ जनरेशन के राह पर जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और आज समाज में एक नाम बनाया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये दुनिया स्वार्थी है, मतलबी है, सब कुछ है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये दुनिया बहुत प्यारी है। इट इज़ अ हेवन ऑन अर्थ। और इस स्वर्ग में कौन-कौन लोग रहते हैं, हमारे पीयूष भाई जैसे लोग, जो खुद अपने जीवन को स्वर्ग बनाते हैं और दूसरों के लिए हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से हमें प्यार दे रहे हैं। पीयूष भाई ने एक बहुत अच्छी नामना तो चाहना तो ली ही है, पर जब उनके एक्सपीरियंसेस हम शेयर करेंगे हमारे साथ, तब हमें पता चलेगा कि सच्चाई क्या होती है, कैसे होता है। हर जीवन को बलिदान देना ही होता है, सैक्रिफाइसेस होते ही हैं और उनका फल मीठा भी आपको मिलता है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, जो चाह होती है, तब आपको राह मिल जाती है। ऐसी एक राह देने के लिए, एक मार्गदर्शन के लिए पीयूष भाई आज हमारे साथ हैं। तो नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। पीयूष भाई। जी स्वामी जी। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है जी। और इतने सालों का आपका जो एक्सपीरियंस है, इसमें से कुछ ऐसी बातें जिसने सबके दिल को छू ली होगी, आज हमारे भी दिल को छू ले, ऐसी बातें हम जानना चाहते हैं। आपने शुरू कहाँ से किया? आपके मन में ये एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया क्या बचपन से ही आपके मन में था, धीरे-धीरे इवॉल्व हुआ या आपके माता-पिता ने वो संस्कार डाले? ये मन में एंटरप्रेन्योरशिप की आइडिया कहाँ से आई और आपने कहाँ से शुरू किया? हर एक के जीवन में कोई ना कोई सपोर्ट देने वाला होता है, कोई ना कोई एनिमीज़ भी होते हैं जो आपकी टाँग भी खींचते हैं, सबको ऐसा एक्सपीरियंस होता है। पर उन सभी के बीच में पॉज़िटिव रहकर अपने लक्ष्य को पाना बहुत बड़ी चीज़ है। हमें बताइए? सबसे पहले तो स्वामी जी आपके चरणों में वंदन करता हूँ और जितने भी मेरे श्रोता भाई-बहन हैं, उनको अंतःकरण से नमस्कार करता हूँ। स्वामी जी, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो मेरे पूर्व जन्म के संस्कार होंगे या जो भी मेरे कर्म हैं, उसके फलस्वरूप मैं सबसे पहली बात तो मेरी डेस्टिनी मुझे मनुष्य के रूप में लेकर आई। वो भी भारतवर्ष के अंदर लेकर आई। उससे भी ज़्यादा एक संस्कारी कुटुंब के अंदर मेरा जन्म हुआ। पिछले 4 पीढ़ी से, 4 जनरेशन से हमारी फैमिली फूड और सर्विस से जुड़ी हुई है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर 1931 में बड़ौदा आए थे और आई एम द 4th जनरेशन। तो जब मैं 6 साल का था, तब से मुझे जॉइंट फैमिली में रहते थे, हम लोग करीब 40-42 लोग थे। तो जो संस्कार बोलते हैं, वो उसके रूट के अंदर ड्रिप इरिगेशन की तरह रोज बरोज की लाइफ में मिला है। विषय जो आपने बताया है, तो उसके अंदर मैं कहूँगा कि उसके 2 पहलू हैं। एक सिक्के की 2 बाजू होती हैं, उसके 2 पहलू हैं। न संसार को देखे बिना दिल को करारी है, न रघुनाथ को देखे बिना दिल को करारी है। संसार का मतलब है रुपया, पैसा, व्यापार, धंधा, प्रेस्टीज। रघुनाथ का मतलब होता है कि मेरे अंदर का प्यार, मेरा ब्लिस, मेरा आत्म तत्व जो है वो है।
अब ये दोनों के बीच का समन्वय जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे भगवान की दया से, माँ-बाप के आशीर्वाद से ये बहुत पैदाइश ही मुझे मिली, क्योंकि चौथी पीढ़ी था मैं। 6 साल की उम्र में रमनलाल शास्त्री जी घर आते थे और उन्होंने हमको गीता कंठस्थ कराई थी। 6 साल की उम्र में धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाच किम कृत संजय संजय उवाच धृष्टवा तु पांडवानीकम युद्धम दुर्योधनस्य आचार्यमुपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। ओहो! अब स्वामी जी, ये तो हो गई एक ज्ञान की बात। अब एक्चुअली तो ये नॉलेज था, जब मैं इसको पढ़ा, इसको जब मैंने रटा, तो मेरे नॉलेज लेवल पर था। ये मेरे चित्त लेवल पर बैठा हुआ था, सारा मेरे चित्त में स्टोर था। पर फिर मेरे पिताजी ने मुझे पौंडीचेरी आश्रम की, ये मदर और श्री अरविंद के आश्रम की स्कूल में मुझे विद्यार्थी के रूप में रखा। वहाँ जब गए तो मदर का जो एजुकेशन का सिस्टम था, उसमें एकेडमिक्स को 1/3 इम्पोर्टेंस दिया था। अच्छा। इतिहास, भूगोल, गणित, ये सब शास्त्र। हाँ। 1/3 उन्होंने फिजिकल फिटनेस को और स्पोर्ट्स को दिया और 1/3 उन्होंने आर्ट और कल्चर को दिया। ग्रेट। अभी भी वो स्कूल, पौंडीचेरी आश्रम के स्कूल की वजह से, अब ये जो चित्त के अंदर जो सब भरा हुआ था, उसका वहां जाने के बाद में संस्करण हुआ और उसके अंदर से मेरी बुद्धि ने और मेरे विवेक ने उसको एनालिसिस करना शुरू किया और उसमें से एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन शुरू किया। अब वापस मैं फैमिली की तरफ आता हूँ। एक साइड के ऊपर उन्होंने मुझे ज्ञान जो भी दिया, नॉलेज। दूसरी साइड के ऊपर बचपन से पिताजी अपने साथ मुझे बिजनेस में ले जाते थे, अपने साथ बैठाते थे, तो मैं उनको देखता था कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब एक एंगल इसमें और भी है कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडफादर भी मुझे इन्फ्लुएंस करते थे। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। हाँ, हाँ, तो हाँ। इससे क्या हो गया स्वामी जी कि बचपन से एक कंटेनमेंट की डिग्री जो है ना, माँ के दूध की तरह हमको अंदर से घुट्टी में पिलाई गई थी। और संत समागम हम लोगों को बचपन से एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट। एलिमेंट की तरह से हमको बताया गया था कि संतों की सेवा करना, संतों से सत्संग करना। और ये बहुत छोटी उम्र में 6, 7, 8 साल की उम्र से, पहले दादा परदादा की सेवा करते थे, माँ बाप की करते थे, फिर संतों की सेवा करते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा नॉलेज था, वो उसमें अनुभूति साथ में आई और वो नॉलेज ज्ञान में कन्वर्ट हुआ। अब वो ज्ञान को मैं अपने निजी जीवन में और अपने सामाजिक जीवन, मतलब जो व्यापार, बिजनेस, ये दोनों के अंदर मैं उसका समन्वय कर सका। दोनों का मैं एक ब्यूटीफुल बैलेंस कर सका। मेरे इमोशंस को और मेरी नीड्स को, दोनों को मैंने बहुत माँ बाप के आशीर्वाद से कहूँगा, मेरे शिक्षकों के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी डेस्टिनी होगी। मेरे पूर्व जन्म के कोई न कोई तो मेरे भाग्य के कर्म जो होंगे वो मेरे साथ आए हैं। आई कैन रिलेट टू इट। मैं इससे बहुत ही संबंध बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो भी संस्कार है, इसी तरह आप जो बता रहे हो, सत्संग, सेवा, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ कि जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, वो एक टॉप लेवल के
उपलब्धिवान इंसान थे। जैसे मेरे गुरुजी भी थे, ही वाज़ मतलब मेरा और गुरुजी के साथ मैं रहता था, हमारे बीच में 40 साल का फ़र्क था। मतलब मैं अगर 35 का, वो 75 के, मैं अगर 25 का, वो 65 के। पर उनके पास से जो संस्कार मिले, मेरे ऐज के जो लोग थे, मैं उनके साथ नहीं रहा हूँ। मैं उन्हीं के साथ रहा हूँ जो मेरे ऐज से डबल थे, या उनके पास से कुछ न कुछ मुझे जानने का मौका मिला। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव इन योर वर्ल्ड, मेकिंग फ्रेंड्स ऑफ योर एज, but making friends who could raise your caliber. If you make such friends, उनके साथ अगर आपका सत्संग होता है, तो आप एक श्रेष्ठ कक्षा में पहुंच सकते हो। ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बिकॉज द सेम थिंग हैज हैपेंड विथ मी ऑल्सो। बहुत बड़ी बात आपने कर दी आज, कि डेस्टिनी तो हमें लेके आती है, पर उसके साथ रिलेट करके आगे बढ़ना वो खुद की चॉइस होती है, और आपने उस चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी डेस्टिनी है और मुझे इसी रास्ते पे जाना है। आपने एक चीज़ बताई, 1931 में आपके दादा ने ये एस्टैब्लिश किया, परदादा ने परदादा ने आप एस्टैब्लिश किया, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 100 इयर्स। ऑलमोस्ट 4 साल बाकी है। इट इज़ ऑलमोस्ट अ लेगेसी ऑफ 100 इयर्स। 100 इयर्स 100 साल की लेगेसी मिलना इस सबकी डेस्टिनी में नहीं होता है, और आज एक जीता जागता एग्जाम्पल है जो 100 साल की लेगेसी लेकर हमारे पास मौजूद है। तो इस लेगेसी को आपने मेंटेन की होगी, और इसको आपने इनहेरिट भी किया। इसकी इसको समाज में जो जो परिवर्तन आते रहे, क्योंकि 100 साल पहले जो स्थिति थी, आपने तो एक ऐसा दौर देखा है जो शायद भारत के इतिहास में शायद ही किसी ने देखा होगा। आपने ये भी देखा कि कोई चीज़ अठानी, चारानी, 10 पैसे में भी कोई चीज़ आपने ली काना होगी। पैसा आपको पता नहीं, आपने देखा कि नहीं, पर मैंने नहीं हमारे देखा टाइम पर होगा। तो एक कॉपर का पैसा होता था जिसके बीच में छेद होता था। छेद होता था। हाँ, छोटे-छोटे पैसे होते थे। एक कोरी, बे कोरी। हाँ, हाँ, तो वहाँ से लेकर आज वही चीज़ आज क्योंकि मेरे परदादा श्रीनाथ दास जी की मैंने बहुत सेवा करी। उनका जब देह विलय हुआ तब मेरी उम्र 14 साल की थी। रोज उनके चरण दबाना, उनके साथ में गाय को घास खिलाने के लिए मंदिर जाना, ये नित्य क्रम होता था। मेरे दादा श्रीनाथ दास, अरे परदादा श्रीनाथ दास के बाद में दादा रामजी दास, वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे। उनको पैर में दर्द होता था तो हमको खड़े होके उनके पैर पे चलना पड़ता था, दीवार का सपोर्ट लेके। ओह! और उस वक़्त पर वो सपोर्ट बराबर है, पर उस वक़्त हमको जो कंठस्थ करी हुई गीता थी, उसके श्लोक बोलने होते थे, और उनके पास में एक पतली छड़ी रहती थी। अगर गलती से प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई तो फट से वो छड़ी पीछे पैर पे लगती थी। तो मेरे काफ मसल में अभी भी 2-3 जगह तो स्कार आज भी हैं। तो मतलब प्यार भी था, संस्कार भी देने थे, डिसिप्लिन भी था। ये बहुत जिसको बोलते हैं ना कि ये ऊपर से उतर के आता है। अगर मैं बोलूँ कि आज मैं जो हूँ ना, न तो मैं बायोलॉजिकल मैं हूँ, और न मैं कैरेक्टर वाइज जो मैं हूँ मैं नहीं हूँ, कल्चर वाइज जो मैं हूँ मैं नहीं हूँ। तो जो मेरा जो अंदर का वजूद है ना, उसमें ये सारे एलिमेंट जो हैं वो सम्मिलित है। यस, अगर कोई ये बोले कि रोटी किसकी बनती है, मैं कहूँ आटे की, तो गलत है। उसमें पानी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, कांडी भी चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, सब कुछ चाहिए। मेरी फैमिली भी है, मेरी स्कूल भी है, मेरे शिक्षक भी हैं, मेरे पीयर ग्रुप के जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका भी प्रभाव मेरे ऊपर है, मेरी पत्नी का मेरे ऊपर प्रभाव है। तो आज मैं जो हूँ उसमें ये सबका संस्करण है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, हम चाहे कितना भी जीवन में अकेलेपन का एहसास करें, बट द रियलिटी इज़ वी आर मोल्डेड बाय द एनवायरनमेंट वी लिव इन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आपका जो ये मोल्ड है, ये बहुत ज़बरदस्त डाई है। डाई, एक डाई है जिसमें से बस
पैसे छप रहे हैं, वेल्थ आ रहा है और आप सबकी सेवा कर रहे हो। आपके आशीर्वाद से मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा बेटा है सात्विक, वो भी अभी हमारा जो फूड का बिज़नेस है, इसी लेगेसी को आगे बढ़ रहा है। ही इज़ द 5th जनरेशन और ये जो हमारी पॉपुलर फूड की आइटम्स थी, उनको काफ़ी एक्सपोर्ट करता है। इंडिया में अमूल उसका कस्टमर है, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट फूड रिटेलर इन यस, इंडिया। यूके में टेस्को है, अमेरिका में वॉलमार्ट है, ट्रेडर्स जोस है और काफ़ी उसके पास में 700-800 लोग उसके पास फैक्ट्री में काम करते हैं, 2 फैक्ट्रियाँ हैं। पॉइंट क्या है कि ये जो लेगेसी है, ये अपने आप में बड़ी स्ट्रेंथ है, पर ये लेगेसी किसी ने तो शुरू करी होगी। यस, मैं तो मेरे मित्रों से ये कहना चाहूँगा, सभी भाई-बहनों से कहना चाहूँगा कि मेरे परदादा श्रीनाथ दास ने चाहे 31 में चालू करी, तो 96 ईयर्स के बाद में आज सबको सैकड़ों लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। आज अगर हमारे में लेगेसी नहीं है, तो हम लेगेसी को क्रिएट तो कर सकते हैं। यस, मैं बोलता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी डेस्टिनी थी कि मैं इस स्थिति में पैदा हुआ, पर हम अपने आने वाली 5वीं पीढ़ी को, चौथी पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी को, आने वाले बच्चे को, उसके लिए लेगेसी तो शुरू आज से करेंगे, तब जाके होगा। आज मैं आम का पेड़ लगाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे अगले 3, 4, 5 साल में उसका फ्रूट नहीं मिले, यस, पर आने वाली पीढ़ियों को वो आम का पेड़ जो है वो मीठे फल देगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो जो भी ये सोचते हैं कि हमें लेगेसी नहीं लेनी चाहिए, माता-पिता के पास से नहीं लेना चाहिए, सबसे पहली बात, इफ यू आर बोर्न ओवर देयर, यू आर द मोस्ट फॉर्च्यूनेट पर्सन, यू हैव दैट इन योर जीन्स, आपके जीन्स में इनहेरिट हुआ है। बस ट्रिगर करने की बात है, वो ट्रिगर हुआ और आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने वो जेनेटिक जो इनहेरिटेज इनहेरिटेंस लिया है, आज वो इतना बड़ा काम कर रहा है। रियली ग्रेट टू नो स्वामी दैट। जी, मैं एक बात बोलता हूँ कि E = MC²। यस, हमको अगर एटम क्रैक करना आता है, तभी तो हम एटम की चेन रिएक्शन के बारे में उम्मीद कर सकते हैं। यस, पर मुझे खुद को, अगर मैं एटम हूँ, मान लीजिए मेरे परदादा नहीं थे, दादा नहीं थे, पिताजी नहीं थे, मैं पहली पीढ़ी हूँ, फर्स्ट हूँ, आई एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। पर मैं जब तक अपने आप को क्रैक नहीं करूँगा, हुँ, तो फिर आगे चेन रिएक्शन कैसे होगा? यस, I may be destined to be a fourth or my son is destined to be fifth in the chain, यस, पर ये रिएक्शन तो किसी ने शुरू किया था। यस, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले भविष्य को, चाहे मेरा, मेरी आने वाली पीढ़ी का, मेरे ज्ञाति का, समाज का, देश का, दुनिया का, जो भी कुछ करना है, शुरुआत अगर हो गई है तो हमें उसको सस्टेन करना है और आगे बढ़ाना है, क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट में चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। जो मेरे परदादा ने जो फेस किया था और आज जो मेरा बेटा फेस कर रहा है, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। सवाल ये है कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न के अंदर जो एक फ्लूइडिटी है, एवर चेंजिंग, उसका एक बेसिक नेचर है, ये कुदरत का नेचर है। यस, अब उसको बड़ी समझदारी से, चालाकी से, होशियारी से हमें उसका उपयोग करते हुए उसको पिवोट बना के हमको उसे आगे ले जाना है। यस, सी वी नीड टू स्विम विद द करंट ऑफ द रिवर। यस, I cannot go against the current of the river, otherwise I'll be wasting lots and lots of my energy. एनर्जी विदाउट एनी रिजल्ट। स्वामी जी, मैं अभी ये चाहता हूँ कि कुदरत ने मुझे एक लिमिटेड टाइम दिया है, मेरा आयुष्य लिमिटेड है। एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा फिजिकल पावर लिमिटेड है। एज अ एजुकेटेड पर्सन विथ व्हाटएवर एक्सपोजर दैट आई मे हैव, मेरा इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन भी है कि मैं इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकता हूँ। हुँ, लिमिटेशन हर एक के अंदर है, पर जो मेरी एक लिमिटेड एनर्जी है, इस एनर्जी को अगर मैं कंजर्व करना सीखूं,
देखिए, लोभ अलग चीज है और कर कसर अलग चीज है। लोभ करने से तो वी विल बी पेनी वाइज पाउंडफुल, यस, पर मैं अगर अपनी एनर्जी को कंजर्व करके कर कसर से एक ऐसे पॉइंट के ऊपर डिप्लॉय करता हूं कि जहां से मुझे मल्टीप्लायर मिलता है, चेन रिएक्शन मिलता है, मैं कोई बड़ा काम कर सकता हूं। जैसे कि एक क्रेन होती है, मैकेनिकल क्रेन। अभी वो क्रेन का जो लीवर है वो उसका साइबरनेटिक पॉइंट है। अगर मेरी एनर्जी को मैं कंजर्व करके वो क्रेन के साइबरनेटिक पॉइंट, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है, उसके ऊपर डिप्लॉय करता हूं, तो वो क्रेन 10 टन का पत्थर आराम से उठा लेते हैं। एब्सोल्युटली, तो मेन अपनी स्ट्रेटेजी जो है ना लाइफ की, वो ऐसी होनी चाहिए कि मैं अपनी मर्यादित जो भी रिसोर्सेज हैं हाँ, उनको पहले तो मैप कर लूं यस, कि ये मेरे रिसोर्सेज हैं। फिर उनको कहीं भी वेस्ट ना होने दूं। यूज करना है पर इन्वेस्ट करना है, यस, और ऐसी जगह पर मैं इन्वेस्ट करूं कि जहां से मुझे सिंपल ग्रोथ नहीं, मुझे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलना चाहिए। ग्रेट, ग्रेट, ग्रोथ दो प्रकार के हैं। अगर मैं बिना बुद्धि के सिर्फ अपने बाहुबल के ऊपर एज अ बुल पावर, एज अ हॉर्स पावर, एज एन एनिमल इफ आई बिहेव, then I may grow, but I may grow in a very simple way, यस, very ordinary Very and very uh, unorganized way, unstructured way, मतलब I might meet my two ends, yes, but I may not have anything to fall back upon for my future or for my bad days or for my next generation or the legacy. yes, Instead, if I apply my energy where exponential growth can be achieved, so for that I need two things. right, First, I need to be intelligent enough to map my resources. yes, What is management? Anticipating problems and keeping resources ready to meet those problems is management. absolutely, So, if I want to manage my life in the most potent way, I have to map my resources, right, then locate a point where exponential growth is possible. right, जैसे कि एक फार्मर है, वो अपने फार्म में बाजरी का खेती करता है। right, बाजरा डालता है, 3 महीने में बाजरा आ गया, काट के घर ले जाता है। फिर 3 महीने के बाद में बाजरा डालता है, साल में 2 बार बाजरा ले लेता है, और धूप में बाल उसके उड़ जाते हैं, जल्दी बुढ़ा हो जाता है, जल्दी मर भी जाता है। तो सवाल क्या है, अगर वही आदमी को थोड़ा सा प्लानिंग करके अगर वो मान लीजिए कि आम के पेड़ लगा दे, हो सकता है कि उसको इनिशियली हार्डशिप आएगी, आएगी, उसको हो सकता है कि खुद के खेत में काम करने की बजाय दूसरों के खेत में जाके मजूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको घर भी चलाना है। पर सवाल क्या है कि 5-6 साल के बाद में जब आम का पेड़ बड़ा होगा, उसमें से फ्रूट्स आएंगे, तो उसको एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिलेगा, पर ये कंसिस्टेंट है, परपेचुअल है, लास्टिंग है। right, नीचे सोने के लिए उसके पास में छांव होगी, जो खाट में वो सो सकता। कल तक जो आदमी बाजरे के खेत में धूप में मर रहा था, अब वो आदमी सुकून की जिंदगी जीता है। तो यहाँ क्या है कि थोड़ा एक इंटेलिजेंटली आदमी को सोचना पड़ता है, स्ट्रगल के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। मान लीजिए मेरे पास में 5 बीघा जमीन है, अब मेरा घर का गुजरान ही उसी पर चलता है,
अब मैं बाजरा डालूं, बाजरा खाऊं, बाजरा डालूं, बाजरा खाऊं। प्रॉब्लम यह है कि घर चलाने के लिए बाजरा जरूरी है, पर थोड़ी देर के लिए मैं अगर वहां पर ट्री प्लांटेशन कर देता हूँ और मैं दूसरे के बाजू वाले के खेत में जाके मजूरी करके घर चला लेता हूँ। काफी खेत मजूर हैं जिनका घर भी चलता है। एब्सोल्युटली। मैं मजूरी करूंगा 5 साल, पर मेरे खेत के अंदर मैं डालूंगा, तो यहाँ मुझे बाजरे के सिंपल ग्रोथ की जगह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्रोथ मिला मिल है। रहा है। एब्सोल्युटली। अब मैं इस चीज को बिजनेस के साथ में जब रिलेट करता हूं तो क्या होता है, स्वामी जी, मुझे सदगुरु के आशीर्वाद से, मुझे बचपन से मेरे दादा ने, परदादा ने संतोष की घुट्टी पिलाई है कि बेटा जितना जरूरत है उतना काम करो, बाकी आप प्रभु की सेवा में रहो, संतों की सेवा में रहो। अब सदगुरु भी मुझे ऐसे ही मिले। आज मेरी आपके आशीर्वाद से आपके चरणों में सर रख के बोलता हूं कि मैं शायद 100-200 होटल बनाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरी सामर्थ्य थी, हाँ। मेरी शारीरिक, मेरी मानसिक, मेरी इंटेलेक्चुअल सामर्थ्य थी। मैं 100-200 300 होटल बना सकता था, 500 होटल बना सकता था। राइट। पर मुझे मेरे लेगेसी में जो संस्कार मिले, मुझे सदगुरु के जो संस्कार मिले, और मेरे भाग्य से मुझे मेरी वाइफ भी ऐसी मिली है कि जो बड़ा संतोषी जीव है। तो हमने डिसाइड किया कि हमको सिर्फ एक होटल में संतोष करना है, पर उस होटल में 100% देना है। राइट। 100 होटल नहीं बना के एक होटल में 100% देना। अब इससे क्या हो गया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। पर अगर हम मटेरियल टर्म्स में बोलते हैं तो शायद ये चीज अलग है। ओके। पर इसमें क्या हो गया कि मेरे साथ काम करने वाले जो भाई बहन है, जो टीम है, वो मेरे लिए फैमिली है। मेरे जो गेस्ट होटल में आते हैं, दे आर नथिंग लेस देन गॉड फॉर मी। क्यों? कि उनके चेहरे पर जो संतोष मैं देखता हूं ना, तो उससे मुझे अंदर की आत्मा में खुशी मिलती है। स्वामी जी, छोटी सी मेरी अनुभूति है, ये मैंने कहीं किसी के आर्टिकल में नहीं पढ़ा या मैंने कहीं किसी से नहीं सुना है। मेरी अनुभूति ऐसी है कि ये जो सामने पड़ा हुआ टेबल लकड़ी का बना है, हमारा मनुष्य देह हाड़ मांस का बना है। ऊपर अगर कोई भी राम रहीम अल्लाह गॉड जो भी है, जिसको जिसमें श्रद्धा है, वो प्रेम का बना हुआ है। तो मुझे मेरे काम करने वाले सहकर्मी भाई बहनों से प्यार मिलता है, मेरे संतुष्ट कस्टमर से मुझे प्यार मिलता है, फैमिली में मुझे प्यार मिलता है। तो जैसे एक हैंडकरचीफ को पानी में डाल दें और वो पानी से तरबतर हो जाता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ आज की डेट में इन सब के प्यार से भरी हुई एक ब्लिसफुल तरबतर लाइफ है। अब स्वामी जी, इसको मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलता हूँ। यस। क्योंकि एक होटल है, पर उसके साथ में मेरे 250 लोग मेरे साथ जो काम करते हैं वो है, मेरे 50,000 कस्टमर मेरे संतोष हैं। तो अब इनके सब के जीरो जब मेरे एक के आगे लगेंगे तो मेरा ग्रोथ कितना बड़ा इनफाइनाइट ग्रोथ है। एब्सोल्युटली। आपने ये बात करी, मेरे देखे खड़े हो गए। एक रघुनाथ को प्यार करते करते रघु के जो राघव हैं, जो उनके बेटे हैं, जो उनकी संतान है, उनके साथ प्यार से ऐसे रहना, इससे बड़ा जीवन की उपलब्धि क्या हो सकती है इससे ऊपर? यही होती है एक एथिकल डिसीजन मेकिंग। आप जब मुझे पूछते हो कि गुरुदेव आज के ज़माने में न्यायपूर्ण जीवन हम कैसे जिएँगे? कैसे हम टैक्स में से बचत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर देखिए भैया, जब आपको देश से प्रेम हो जाता है, उसको टैक्स देने में बिल्कुल भी आपको शिकायत नहीं रहेगी। जब आपके कस्टमर के साथ आपको प्रेम हो जाता है, तो आप नहीं चाहोगे कि उसके प्लेट में एक छोटा-सा भी कंकड़ आ जाए, उसको संतोष मिले, उसको प्यार मिले। जब प्यार भरा जीवन होता है, तब आपके जीवन में एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होता है। आप मटीरियलिस्टिक चीज़ पे फ़ोकस करने की बजाय कंज़्यूमर सैटिस्फैक्शन के ऊपर जब आप फ़ोकस करते हो,
वेल्थ तो आने ही वाला है, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट, दैट इज गोइंग टू कम। जो लोगों के पास नहीं मिलता है वो प्यार हमें देना है, इसी के लिए ये मनुष्य जन्म है। और पीयूष जी, ये सनातन धर्म के, ये जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत थे, उनको जो गुत्थी में ये पिलाई गई थी, वो उन्होंने आज तक बरकरार रखे और हर व्यक्ति को इतना ही इम्पोर्टेंस दिया, कोई ऊंच नीच नहीं। सचमुच में मुझे कहना पड़ेगा कि आजकल तो लोग अपने भाई बहन होते हैं ना, तो भी वो ऊंच नीच का फर्क कर देते हैं। आपने तो जो आपके नहीं थे उनके साथ भी आपने खुद के जैसा व्यवहार किया, इसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यही है न्यायपूर्ण जीवन। न्यायपूर्ण जीवन यही है, जिसके साथ आपको प्यार हो जाए उसके लिए आप दिल लुटाना चाहते हो, और वेल्थ तो आ ही जाता है। दिस इज द बिगेस्ट वेल्थ जनरेटिंग मॉडल। देखिए, रास्ते में हम चलते होते हैं, बहुत सारे झाड़ आते हैं, वो झाड़ जिधर तिधर ग्रो कर जाते। ग्रो तो हर कोई होने वाला है, इस दुनिया में जो आया है उसका पेट वो ऊपर वाला देखने वाला है, वो ग्रो हो जाएगा। पर द स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ, हाई पोटेंशियल ग्रोथ, ये हमें तब मिलता है जब उसकी दिशा हम नक्की करते हैं। पीयूष जी ने इसकी दिशा नक्की कर ली थी कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उनका प्यार, उनके चेहरे पे स्माइल, यही मेरा वेल्थ है और इसी को मुझे कमाना है, और आज उन्होंने वो कमा लिया है। ग्रेट, ग्रेट। इससे भी एक बात और बताऊं बाबू जी, अब जैसे कि एक होटल बनाया, उसकी जो भी इनकम आई, उससे मैंने शहर से 10-15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर लैंड में इन्वेस्ट किया। बराबर। अब उस लैंड के ऊपर मैंने हजारों नहीं, लाख पेड़ लगाए। ग्रेट। अब जब पेड़ लगाए थे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वो हमको सिबलिंग्स फ्री मिलते थे। अब 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले जो पेड़ लगे थे, आज महाकाय वृक्ष हो गए हैं। अब जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो लैंड जो हमने 25 पैसा स्क्वायर फीट में ली थी, आज वो हजारों रुपया फुट का भाव चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वेल्थ इन मटेरियल टर्म्स नहीं क्रिएट हो रही है, पर मटेरियल टर्म्स के पीछे हम बिना बुद्धि के, बिना सोचे, एक ढोर की तरह, एक जानवर की तरह, एक आदमी की तरह, मनुष्य खाली उसके पीछे दौड़ 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 करेंगे ना, तो हो सकता है कि हमको थोड़ी बहुत मिल जाएगी, पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगा। जो हमको मल्टीप्लायर चाहिए, उसके लिए कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है, और वो कैरेक्टर में संतोष भी चाहिए, बुद्धिमत्ता भी चाहिए, और दूसरा सबको साथ में लेके और आत्मबल से सबको प्यार से संजो के जब लेके चलते हैं, तो स्वामी जी उनकी शक्ति मेरे साथ जुड़ जाती है, राइट, मेरी शक्ति उनके साथ जाती है, राइट। तो हम एक बंधी हुई मुट्ठी की तरह एक वज्र से बन जाते हैं। अब वो जो लाखों पेड़ का भी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे जीते जी कभी इतने सारे पेड़ों का क्या होगा। आज एक हकीकत यह है कि स्कूल में हमारे को एक मदर ने वचन लेने को बोला, तो मैंने वचन लिया था कि मैं 1 लाख पेड़ लगाऊंगा। हाँ। तो वो लाख पेड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुका हूँ, ग्रेट, पर वो पेड़ आज 30-30, 35-35, 40-40, 25-25 साल पुराने हैं। ग्रेट। इतनी मोटी 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 उसकी ट्रंक है। आज एक एक पेड़ की कीमत 5-5 लाख रुपया है, हो, सुपर्ब, क्योंकि सुपर्ब। कोई सागवान का पेड़ है, कोई शीशम का पेड़ है, कोई सिडार का पेड़ है। ना, सवाल क्या है कि क्या मुझे पैसा कमाने के लिए 100 होटल बना के अपने जीवन को नष्ट करना? एक रस्सी होती है, उसका अगर बल छूट जाता है तो धागे जैसी हो जाती है। जो रस्सी हाथी बांधने के लिए काम आती है, वो बकरी भी नहीं बांध सकती है। पर बंधी हुई रस्सी रहे तो उसकी शक्ति रहती है। तो संतोष से मैं बंधा हुआ रहा हूं, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं साहब जी। पर ये सारा जो हमारी वैदिक परंपरा है, उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है आज की जनरेशन में? आज की चाहे वो जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे ऑक्सफोर्ड है, वॉर्टन है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, ये सब हमको
बिजनेस में एक नंबर बनने के लिए कंपटीशन के लेसन सिखाते हैं। ओके। मैंने कॉलेज के अंदर जो ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया एज अ कॉमर्स ग्रेजुएट, तो हमको कंपटीशन का लेसन बड़ा सख्त सिखाते थे। कंपटीशन के प्रिंसिपल्स हमको बाखूबी सिखाए थे। पर जो संस्कार हमको मिले माँ बाप की तरफ से, दादा दादी की तरफ से, सदगुरु की तरफ से, उसके अंदर हमको कोऑपरेशन सिखाया गया। ग्रेट। अब कोऑपरेशन में स्वामी जी क्या होता है, कंपटीशन में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप और मैं किसी बात के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो एक तरफ से तो आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है, दूसरी तरफ से मेरी एनर्जी फ्लो हो रही है। अब दोनों एनर्जी एक दूसरे के सामने जब टकराती हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी एनर्जी वेस्ट होगी, कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी एनर्जी वेस्ट होगी। एब्सोल्युटली। तो काफी एनर्जी इसमें न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो रिजल्टेंट जो है ना, चाहे आपकी फेवर में है या मेरी फेवर में है, ये टोटल मान लीजिए 100 यूनिट एनर्जी आपकी गई, 100 यूनिट मेरी आई, तो उसमें से 200 से तो कम ही रिजल्टेंट होगा। यस, यस। पर स्वामी जी थोड़ी देर के लिए आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी दोनों कोऑपरेशन की भावना से जुड़ते हैं तो 1 और 1 11 तो मिनिमम होंगे। यस। तो 5.5 आपके हिस्से में आया, 5.5 मेरे हिस्से में आया। तो सवाल यही है कि हमारा जो संस्कार है, देखिए वैदिक परंपरा में, धार्मिक, मैं घंटा दिया आरती वाला आदमी बिल्कुल नहीं हूं। मैं मंदिर जाके और मैं प्रभु को नहीं मानता हूं। आपके हृदय में जो राम बैठा है ना, वो मेरा राम है। मंदिर वाला राम है मेरा, नो डाउट अबाउट इट। गया तो सिर झुकाऊंगा मैं, पर मैं उसके पीछे नहीं भागता हूं। मुझे मेरे अंदर जो बैठा राम है, आपके अंदर बैठा राम है, ये दोनों राम के बीच का जो प्रेम है ना, वो असली प्रेम है, मैं ये मानता हूं। अब वैदिक परंपरा के अंदर अपने को कोऑपरेशन सिखाया है। कंपटीशन नाम का शब्द हमारे तो संस्कार में है ही नहीं। ग्रेट। किससे कॉम्पीट करूं मैं? किससे? अच्छा, करना भी है कॉम्पीट, तो मैं मेरे अंदर से करूंगा। जो मैंने लास्ट किया था, इफ इट वाज बेस्ट, आई हैव टू डू बेटर देन माय बेस्ट। यस। सो आई कॉम्पीट विथ माई सेल्फ। अगर मुझे लड़ना है स्वामी जी, तो मेरे अंदर, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूं, जो भी संस्कार है सब कुछ सही है होते हुए भी मेरे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, ये सबका अटैक तो होता है। पर वो अटैक को हैंडल करने के लिए जो एक ज्ञान चाहिए, जो विजडम चाहिए, वो मुझे संस्कार में मिली है, वो मुझे वैदिक परंपरा से मिल रही है। घंटा दिया आरती करने से ये शक्ति नहीं मिलती है, ये शक्ति अंदर जूझने से मिलती है। यस। मुझे अपनी आत्मा से जूझना पड़ता है। ये हाथ में मैंने पेन रखा है, आधी रात को नींद खुलती है तो माला करके, मंत्र जाप करके मुझे उसे शांत करना पड़ता है। राइट। और मैं बोलता हूँ स्वामी जी, मैं आज ओपन चैनल में बोल रहा हूँ कि मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, जो सभी के अंदर गुण दुर्गुण होते हैं, वो सब मेरे में भी है और मुझसे भी होता है। उसको हैंडल करने का जो टूल है वो अलग है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक बात तो बहुत अच्छी सीखने को मिली हमें, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन में, जब उनकी मम्मी ने बताया कि नियम लेना है, तो उन्होंने ये नियम लिए कि 1 लाख पेड़ मैं लगाऊंगा। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? पिछले 15 साल से मैं लोगों को कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट इन फर्टाइल सॉइल, डोंट इन्वेस्ट इन मोर इन क्रिप्टो, उसका एक परसेंटेज रखिए। ये जितना भी वर्चुअल करेंसी है उसका एक परसेंटेज रखिए, बट द रियल इज ऑलवेज द रियल। रियल से आप ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते हो। मैंने बहुत सारे डेटा एनालिसिस भी दिए कि अशोका इंटरनेशनल ने इतना इन्वेस्ट करके रखा है, किसी और 5 स्टार होटल ने इतना इन्वेस्ट करके रखा है। ये 5 स्टार होटल नहीं है, ये 5 स्टार इंसान है, जिसने ये डेटा एनालिसिस मार्केट में से नहीं किया है।
इसने ये डेटा एनालिसिस अपने संस्कारों में से किया है और उन्होंने सिर्फ अकेले ने 1 लाख पेड़ लगाने का जो उन्होंने नियम लिया था वर्षों पहले, आज वो लेगेसी और एक वेल्थ जनरेटिंग मॉडल बन चुका है। यू हैव टू मेक सच डिटर्मिनेशंस। ये डिटर्मिनेशंस जो होंगे, जो हटके होते हैं, जो जो दुनिया के साथ में आप मैच भी नहीं कर पाओगे और वो कॉम्पिटेबल भी नहीं होते हैं, पर ये जो है कोऑपरेशन, हेल्पिंग द गवर्नमेंट, हेल्पिंग योर सोसाइटी, हेल्पिंग ह्यूमन काइंड, अगर हम हमारे जीवन में 1 लाख पेड़ जितना खा सकते हैं, तो बिना उस पेड़ को उगाए हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। वी आर नॉट अलाउड टू गो फ्रॉम हियर। तो आपने आज ये जो कार्य किया है, सचमुच में सभी के लिए इंस्पिरेशन है। मैं कहूँगा कि आप 1 लाख पेड़ तो लगाए ना लगाए वो बात की बात है, पर कम से कम ये जो बारिश का मौसम आ रहा है, जाइए, जाइए कहीं पर कम से कम 100 पेड़ लगा के आइए। फिर आपको जो सुकून मिलेगा, यू विल एक्सपीरियंस मोर ब्लिस इवन आफ्टर गोइंग टू सम साइकोलॉजिस्ट और टू सम थेरेपिस्ट। ये सबसे बड़ी थेरेपी आपके जीवन की। ग्रोइंग प्लांट्स वो ग्रो होंगे, आपका भी ग्रोथ होगा। इट विल बी पैरेलल। बहुत आपने ये बहुत अच्छी सीख दी थैंक है। यू बाबा। मैं और एक चीज जी आपसे पूछना जी चाहूंगा स्वामी जी। कि जनरली क्या होता है हमारे जीवन में, आजकल की जनरेशन में, वो स्मार्ट वर्क को बहुत ज्यादा मानती है। क्या? स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क यानी कि दूसरों के पास से आधा काम करा लो और खुद का जो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है वो कुछ जगह पे लगाओ, बाकी का लोगों को एलोकेट कर दो। सही बात है, मैं इसको नकारता नहीं हूँ, पर वहां पे वो लोग डिफरेंस करते कि मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ऐसे वो डिफरेंस ढूंढते हैं कि व्हाट यू शुड डू हार्ड वर्क और यू शुड डू स्मार्ट वर्क। मेरा ये मानना है कि जहाँ पे जो लगता है वो करो। देयर इज नथिंग कि जो हार्ड वर्क करने वाला है वो पैसे वाला हो जाएगा, देयर इज नथिंग जो स्मार्ट वर्क करने वाला है वो पैसे वाला हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी। आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। जिस चीज में आपकी एफिशिएंसी नहीं है वहां पे हार्ड वर्क करिए, जिस चीज में आपकी एफिशिएंसी है तो उसमें स्मार्ट वर्क करिए, और ऑलरेडी यू हैव दैट एफिशिएंसी। अब जब पता ही है कि हमारे सामने यहाँ पे हम जेट को अफोर्ड कर सकते हैं, तो स्पीड में काम करिए, स्मार्ट वर्क है वो। पर आपको पता ही है कि ये कुछ चीज़ें जैसे कि हमारे यहाँ पे पानी की, गुजरात में पानी की जो पोटेंशियलिटी है वो थोड़ी कम होती जा रही है। हाँ, ये नर्मदा के कैनल्स हुए उसके बाद बहुत कुछ अच्छा हो गया, पर पानी की जो पोटेंशियलिटी, उसमें जो पीएच लेवल थे वो बहुत कम हो रहे थे। अब तो बहुत काफ़ी उसमें बदलाव साइंस की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से बदलाव आया है, तो अच्छा भी हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, फार्मर की तरह कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ये लगता है कि हार्ड वर्क करेंगे तो फेलियर होगा फार्मर की तरह। और वो लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, यानी टेक्नोलॉजी यूज करके स्मार्ट वर्क कहीं पे भी करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ बैलेंस रखो, जो आपके जीवन में जहाँ स्मार्ट चाहिए वहाँ स्मार्ट करो, जहाँ पे हार्ड चाहिए वहाँ पे हार्ड करो। तो आपने आपकी लाइफ में क्या नियम किया है? आपने सिर्फ हार्ड वर्क किया है या आपने सिर्फ स्मार्ट वर्क किया? आपने क्या किया है? देखिए स्वामी जी, इनिशियल जब लर्निंग पीरियड होता है, हाँ, व्हेन वन हैज टू गो थ्रू द मील, उसमें तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। एब्सोल्युटली। बिकॉज अनलेस मेरे अंदर मान लीजिए कि किसी चीज का नॉलेज है कि रोटी ऐसे बनती है, पर जब तक मैं आईनी बेलन से रोटी बनाऊंगा नहीं, तब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि रोटी बनाने का प्रोसेस क्या है। एब्सोल्युटली। देखने से ठीक है, एक सुपरफिशियल लेवल के ऊपर एक टेम्पररी नॉलेज आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी आ सकता है, पर जब तक उसके वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसकी अनुभूति नहीं होगी। मेरी लाइफ में एक बुक थी एंड रैंड की, है फाउंटेन हेड। अब फाउंटेन हेड में क्या होता है कि हार्वर्ड रॉक इज अ कैरेक्टर हु हैज इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट। राइट।
Howard Rock was an architect, Hmm. but he used to work along with the masoners, the carpenters, Right. the fabricators. So he understood the difficulties faced by actual executors. Right. अब वहां पर वो अपनी डिजाइन के अंदर इनको जो पड़ने वाली हार्डशिप्स थी उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए उसके लिए वो डिटेल प्रोवाइड करता था Right. एंड दैट मेड हिम अ डिफरेंट लेवल ऑफ आर्किटेक्ट देन एन एवरेज आर्किटेक्ट. Hmm. तो जीवन में हार्ड वर्क अनुभूति लेने के लिए आवश्यक है, Yes. इसमें कोई दो राय नहीं There हो is no सकती. substitute. मैं तो बोलता हूँ कि आज मेरे लाइफ में अगर मुझे मेरा तन मन और धन से स्वस्थ रहना है तो तन को अगर मैं नहीं चलाऊंगा, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं वॉक नहीं करूंगा, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं. Right. मैं एनर्जी टेबलेट्स लेके कितने दिन जी सकता हूँ. Right. तो हर एक चीज का एक बहुत बैलेंस होना जरूरी है. Right. हार्ड वर्क भी चाहिए. हाँ. अब मैं जिंदगी भर मान लीजिए कि मैं हार्ड वर्क ही करता रहूं, Hmm. जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि वो बाजरे का खेड़ूत है हाँ. कि बाजरी डालता रहूं, हार्ड वर्क है. हाँ. पर उससे फिर मेरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्रोथ नहीं नहीं हो हो सकता. रहा है. तो दोनों चीजें, हार्ड वर्क अपने आप में उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, पर कहाँ पर करना जब लर्निंग होती है तब कंपलसरी आपको हार्ड वर्क करना है, मैंडेटरी है. और जब लर्निंग हो जाने के बाद प्रैक्टिकल जब आप जाते हो तो स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्मार्ट इसलिए मैंने बोला कि मेरी एनर्जी को किस पॉइंट पे मुझे डिप्लॉय एलोकेट करना है, राइट. कि लीवर के ऊपर है, वहां स्मार्टनेस चाहिए. यस. अब सवाल क्या है कि मुझे मेरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर मेरे पास में सीमेंट का बॉक्स है, बिल्डिंग है, स्टाफ भी है जो काम कर रहा है, पर वो स्टाफ दिल से काम करे और एक रोटी को सर्व करने के टाइम पर उसकी आंख में कस्टमर के लिए जो प्यार है, तो कस्टमर इंसान है, वो देख रहा है कि ये मुझे सर्व कर रहा है, दिल से सर्व कर रहा है. अगर वो चावल डाल रहा है तो आधी चम्मच चावल और डालेगा, मना करने पर भी डालेगा, यस. उसके ऊपर आधी चमची घी और डालेगा. तो उससे जो एक आत्मीयता का जो एहसास है कस्टमर का, वो उसको रिपीट कस्टमर बनाता है. यस. और वो रिपीट कस्टमर रेफरेंस बिजनेस भी देता है और प्रॉस्पेरिटी भी देता है. यस. तो सवाल ये है कि इसमें 3 एलिमेंट है. हम्म. एक हार्ड वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है और एक दिल से करना पड़ता है. मैं तो ये बोलता हूं कि इसमें हैंड, हेड एंड हार्ट, ये तीसरा एलिमेंट ऐड करेंगे ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ढोरों की जैसी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. हम्म. बैल की तरह से नहीं करना पड़ेगा. इंसान, और इंसान में भी एक प्यार भरा इंसान. तो आज हम ऑडियंस के सामने एक नया सूत्र रख रहे हैं. वन इज हैंड से जो हो वो है हार्ड वर्क, यहाँ से जो हो वो है स्मार्ट वर्क. आज पीयूष जी के पास से हम सीख रहे हैं देयर शुड बी समथिंग लाइक हार्ड वर्क. अगर हार्ड वर्क नहीं है तो ये हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क आपको कुछ काम नहीं आने वाला है. ग्रेट. उसका ग्रेट पीयूष जी. मल्टीप्लायर नहीं मिलेगा. ग्रेट पीयूष जी. हार्ड हैंड वर्क में क्या है, मुझे रोजी रोटी मिल जाएगी, मुझे अनाज मिल जाएगा, पेट भर जाएगा. स्मार्ट वर्क में मुझे कंफर्ट मिल जाएगा. यस. पर हार्ड से करने में मुझे जो ब्लिस मिलता है, यस. जो प्रेम मिलता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप मिलता है, वो नहीं मिलता है. देखिए फर्क है. मेरे पास में मर्सिडीज गाड़ी है तो उसमें मुझे कंफर्ट मिल गया, पर स्वामी जी मुझे जो प्यार मिलता है मेरे सराउंडिंग से, वो ब्लिसफुल है, वो लास्टिंग है, वो परमानेंट है, मरते दम तक रहेगा. मर्सिडीज का कंफर्ट मरते दम तक नहीं रहेगा. मर्सिडीज तो आज किसी ने स्क्रैच कर दिया तो दुखी कर देगा, तो उसका जॉय खत्म हो गया.
ठुक गई गाड़ी किसी में रोड डिवाइडर पे, तो जॉय खत्म हो गया। सो इट्स अ डिपेंडेंट जॉय। पर दिल से जो काम करते हैं, दिल से जो जुड़ाव है, चाहे वो मैं अपने स्टाफ के साथ करता हूँ, चाहे मेरे कस्टमर के साथ करता हूँ, चाहे मेरी फैमिली से करता हूँ, चाहे समाज के साथ करता हूँ, किसी से भी, जहाँ दिल जुड़ा है, जहाँ प्रेम जुड़ा है, वो मुझे लास्टिंग ब्लिस देता है। आज की जो हमारी एआई वाली जनरेशन आ चुकी है, आई वांट टू एक्सप्रेस कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो शायद आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा मशीन से। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो शायद आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा एआई रोबोट से से, एआई से। पर अगर आप हार्ड वर्क करोगे कोई आपका रिप्लेस कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है। दिस इज द ओनली थिंग व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे। एब्सोल्युटली। एक बात बोलूं, ये चाहे कंप्यूटर्स हैं, एआई है, रोबोट्स हैं, ये हमको असिस्ट कर सकते हैं, हमको रिप्लेस नहीं कर सकते। यस, उसका एक कारण है, इनके पास में टेक्निक है, साइंस है, पर कैरेक्टर नहीं है। रोबोट कैरेक्टर वाला भी हो सकता है, कैरेक्टर लेस भी हो सकता है। यस, एआई को मैं जो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, मैं कोई वाहियात सवाल, कोई वल्गर सवाल पूछूंगा तो वल्गर जवाब देगा मुझे, देगा वो, देगा। कैरेक्टर का पूछूंगा कैरेक्टर का भी देगा। पर हमारे अंदर एक फैमिली लेगेसी को लेकर, एक समाज को लेकर, चाहे वो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, कोई भी इज्म है, उसको लेकर जब हम लोग चलते हैं, हमारी जो वैल्यू सिस्टम को होल्ड करके हम चलते हैं, तो उससे कैरेक्टर बिल्ड होता है। यस, और ये कैरेक्टर लास्टिंग है। आज मैं बताता हूं कि वर्चुअल वर्ल्ड में सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है। किसी के 2 करोड़ फॉलोअर हैं, 3 करोड़ फॉलोअर हैं, 10 करोड़ फॉलोअर वाले भी यस, निकलेंगे। ग्रेट। हाँ, बराबर है, हाँ, फॉलोअर हैं, है, पर फिर मिलता कुछ नहीं है। वो जो उनका विश्वसनीयता है, हाँ, वो उनके कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। यस, जो इन्फ्लुएंसर है, जिसके हाँ, फॉलोअर्स हैं, हाँ, उसका जो फॉलो करने वाले लोग हैं, उसका ट्रस्ट डेफिशिएट नहीं हो, बशर्ते कि जो इन्फ्लुएंसर का कैरेक्टर स्ट्रांग है, उनकी करनी और कथनी के बीच में डिस्टेंस नहीं है, फर्क एब्सोल्युटली, नहीं है। एब्सोल्युटली, अगर उनकी करनी और कथनी इक्वल नहीं है, एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, तब तक फॉलोअर बेवकूफ नहीं है। नहीं, नहीं, वो देखता है पर उसको मानता नहीं है, यस, उसको रिस्पेक्ट नहीं देता नहीं है, देता है, वो एंटरटेनमेंट है। बस। पर कैरेक्टर हो तो उसको रिस्पेक्ट मिलता है। यस, कुछ भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ, पहले के जमाने में लोगों के पास में कुछ नहीं होता था, कोई ना सोशल मीडिया था, ना कोई आई बॉल सिस्टम था, इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, पर तब वर्ड ऑफ माउथ होता था। यस, तो वर्ड ऑफ माउथ भी इतना फास्ट घूमता है कि वो भगवान महावीर स्वामी, कुछ भी नहीं है, शरीर के ऊपर एक धागा नहीं है, अंगूठे के ऊपर बैठे हैं, करोड़ों 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 लोग तक इतने सालों के बाद में भी उनका इन्फ्लुएंस है। है। भगवान महावीर स्वामी का, भगवान गौतम बुद्ध का, भगवान रामचंद्र जी का इन्फ्लुएंस आज भी बरकरार है। बरकरार है। इनमें से जो 5 करोड़ 10 करोड़ इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी जो सेल्फ लाइफ है ना बाप जी, वो बहुत लिमिटेड है। इनका फॉलोइंग है, पर इनका रिस्पेक्ट बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि नहीं है। सवाल क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड जो है ना, वो एक बुलबुले जैसा है। यस, समुद्र के किनारे पर यस, एक बुलबुला आया, थोड़ी देर बुलबुला रहा, वो बुलबुला चला गया, फिर दूसरा बुलबुला आया, और क्षण भंगुर है। जबकि कैरेक्टर जो है ना, वो अपने आप में एक एवर लास्टिंग है।
ध्रुव एब्सोल्युटली, के तारे की तरह वो चमकता है। यस। उसमें डर नहीं होता है। आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हर इन्फ्लुएंसर डर रहा है कि अगर उसका अकाउंट डिलीट हो गया, वो वापस वो कब अपने फॉलोवर्स को बढ़ा पाएगा। पर आप जो जैसे जो लेगेसी बिल्डर है, मान लीजिए अगर आपका अकाउंट डिलीट भी हो जाता है, आई एम वेरी श्योर कि ज़ीरो से हीरो बनने में उनको 1 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। हमारा अकाउंट है ही नहीं पहली आई बात एम तो। जस्ट टेलिंग, आई एम जस्ट टेलिंग। अगर मान लीजिए इट हैपेंस, हमें अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिले थे, उन्होंने अपने जीवन में इतने हर्डल्स देखे, करीब-करीब 11 बार वो ज़ीरो पे आए। टॉप पे जाके उनको ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए, कहीं पे सैक्रिफाइस देना पड़ा, कहीं पे कुछ होना पड़ा, कहीं पे पार्टनर्स के लिए सब उन्होंने बलिदान दे दिया। ऐसे 11 बार अलग-अलग इंसिडेंट्स हुए, 11 बार वो ज़ीरो पे आए। उनके आस-पास वाले लोग ही उनको ज़ीरो पे लेके आए। तो 11 के 11 बार वापस ज़ीरो से हीरो 1 साल में बन गए। डर नहीं लगा उनको, कभी डर नहीं लगा। ये लोग जो नकली लोग होते हैं, फेक लोग, उनके उनके मन में डर होता है क्योंकि वो फेकनेस होती है और यहाँ पे रियलिटी है। वो बुलबुला है, बुलबुले की कितनी हैसियत है कि उसकी हिम्मत कितनी और उसकी कीमत कितनी, क्या कहाँ तक टिकेगा वो? बिल्कुल भी नहीं। एक रियलिटी। और देखिए वर्चुअल वर्ल्ड क्या है, हमको इनिशिएशन दे सकता है, एक पॉपुलैरिटी दे सकता है, एक इंट्रोडक्शन कर सकता है, पर तिजोरी का ताला खोल सकता है, पर तिजोरी भर थोड़ी सकता है। तिजोरी भरना और तिजोरी का ताला खोलना दोनों में अंतर है। यस, एब्सोल्युटली। आपसे मुझे अजय बाबू ने पहचान कराई, पर आपका आशीर्वाद पाने के लिए तो मुझे खुद को अपने आप को आपसे जोड़ना पड़ा ना। यस, मुझे आपका आशीर्वाद कब प्राप्त होगा? एब्सोल्युटली। ये वर्चुअल वर्ल्ड से खाली इंट्रोडक्शन करा, ये इन्फ्लुएंसर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, कैरेक्टर नहीं दे बिल्ट सकते, नहीं कर सकता है, मेरा ट्रस्ट नहीं जीत नहीं सकते। जीत सकता है। तो वर्चुअल वर्ल्ड और रियलिटी में इतना ही फर्क है कि जो लोग वर्चुअल वर्ल्ड के ऊपर दारोमदार है, वो एक पेपर की नाव की तरह बह रहे हैं। राइट। अगर जेन्युइनली अपने को एक लेगेसी खड़ी करनी है, जैसे आज मैं 4th जनरेशन हूँ, 5th जनरेशन मेरा बेटा, लेगेसी के लिए तो सब कुछ कैरेक्टर चाहिए, मेटल एब्सोल्युटली, चाहिए अंदर। 100%, 100%। और ये खाली पैसे से भी दाऊद इब्राहिम कैरेक्टर नहीं बना सकता है, पैसा बना सकता है, टाटा कैरेक्टर बना सकता है। यस, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट पीयूष जी, सुपर। फर्क है मैं आपसे एक 5 फिल्टर्स जानना चाहूँगा। जी। आई वांट टू लर्न 5 फिल्टर्स फ्रॉम यू। फिल्टर्स। फिल्टर्स। मैं ऐसे समझता हूँ, दिस इज़ माय प्रिकॉग्निशन, दिस इज़ माय कॉग्निशन, कि हमारे पास 5 इंद्रियाँ होती हैं। तो हर व्यक्ति सुनता एक ही चीज़ है, पर हर व्यक्ति जब सुनता है तो किसी ना हर व्यक्ति के कान पे कुछ फ़िल्टर लगे होते हैं, जो सिर्फ़ फ़िल्टर होके वही चीज़ अंदर जाती हैं, जो उसको अट्रैक्ट करती हैं या जो बिज़नेस में ग्रोथ करते हैं। तो एक कान के लिए फ़िल्टर मुझे जानना है, एक आँख के लिए मुझे फ़िल्टर जानना है, क्योंकि हम जो देखते हैं और जो सामान्य लोग देखते हैं, उसमें बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। तो आप क्या व्हाट यू सी द अनसीन दैट टेक्स यू टू द ग्रोथ? स्वामी जी, आपका सवाल जो है ना, ये बहुत मार्मिक है। अब जैसे कान सुनता है, इसकी एक इंद्री है, सुनने की कला है। सवाल क्या है कि मैं जब कोई चीज सुनता हूँ तो वो शब्द मेरे अंदर आता है, पर वो शब्द मेरे अंदर जाता है ना, तो सबसे पहले वो मेरे चित्त में जाता है। अब मेरे चित्त में मेरी जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी डेटा स्टोर होके पड़ा है, उस डेटा को मेरी बुद्धि और मेरा विवेक उसको प्रोसेस करता है। राइट। अब सवाल ये है कि मेरे चित्त के अंदर अगर मैंने नेगेटिविटी भर रखी है, तो कोई भी आप कितनी भी अच्छी बात कर लीजिए, मेरे फायदे की भी बात कर लीजिए, तो लगता है कोई इनका स्वार्थ है। सी, सुनना अलग चीज है, हाँ, उसका बुद्धि मतलब मेरे चित्त में जाके विवेक बुद्धि से जब उसका एनालिसिस करके मेरा हृदय उसको एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर मेरा पूरा अंदर का जो कैरेक्टर है ना, वो
इन्फ्लुएंस करता है। Yes. Character building. जैसे मैं देख रहा हूं तो देखने में 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं सरसरा देख रहा हूं, एक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। Observe. तो देखने में और ऑब्जर्व करने में जमीन आसमान का फर्क है। Superb. जितना नॉलेज और ज्ञान में, इंग्लिश में नॉलेज है, उनके पास ज्ञान का पर्याय नहीं है। ज्ञान में स्वामी जी आई हैव टू गो थ्रू द मील, और उसकी अनुभूति उसके साथ जुड़ी हुई है। Right. अब जैसे मेरे सामने नमक रखा है Yes. और पिसी हुई शक्कर रखी हुई है, Yes. दोनों देखने में सफेद है। Yes. नॉलेज मुझे बोलता है कि इसमें एक नॉलेज में नमक, एक में शक्कर है, पर जब तक मैं उसको लेके जीभ के ऊपर नहीं लगाऊंगा, मुझे ये नहीं पता लगेगा कि शक्कर मीठी होती है और नमक खारा होता है। Yes. तो ज्ञान और नॉलेज के अंदर फर्क होता है। फर्क होता है। वैसा ही फर्क देखने में और ऑब्जर्व करने में है। Yes. ऑब्जर्व करने में मैं उसको मेरी चित्त की मेमोरी में स्टोर करूंगा, बारीक से बारीक चीज का मैं अभ्यास करूंगा, Yes. जो मुझे हो सकता है कि जीवन में कहीं ना कहीं मुझे काम आएगा। Yes. तो Superb. जो इंद्रियां हैं, अब इंद्रियों को जो हमारे अंदर एक ईश्वर की दया से जो हमको सेंसेस मिले हैं, हाँ. 6 सेंस के 5 तो है, 6 भी हैं, कि जो इंट्यूटिव पावर भी है, वो छठा है। कुछ होने वाला है तो हमको एडवांस में पता लग जाता है कि ये होने वाला है। पर ये सब चीज का सबसे बड़ा रिलेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस में जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट से मेरा मतलब पोल्यूशन से अकेले से नहीं है, पर जो मेरी फैमिली एनवायरनमेंट, मेरा फ्रेंड्स एनवायरनमेंट, मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट, मेरा पीयर ग्रुप एनवायरनमेंट, जो भी मेरे अंदर जो भी सब भरा पड़ा है, वो सब मेरे कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं, और मेरे कैरेक्टर का पूरा जो एक प्रोसेस है वो ये सेंसेस को गाइड करता है। चाहे मैं सुनता हूँ तो नेगेटिव देख रहा हूँ कि पॉजिटिव देख रहा हूँ, Yes. देख रहा हूँ कि ऑब्जर्व कर रहा हूँ, Yes. ये सारी सेंसेस जो है ना, मुझे किसी के अंदर बहन दिखेगी, किसी में माँ दिखेगी, किसी में बेटी दिखेगी, किसी में स्त्री दिखेगी, किसी में देवी दिखेगी, किसी में चाकर दिखेगी। अब वो मैं क्या देखना चाहता हूँ, मुझे वही दिखेगा। Yes. So everything is connected to character. Once your character is built, then everything is going to get filtered as per your character. Superb. मेरे हिसाब से कैरेक्टर इज अ कंप्लीट प्रोडक्ट। Yes. जैसे हीरा है, Hmm. अब हीरा अपने आप में बहुत बड़ी वेल्थ है। Yes. अब वो हीरे के ऊपर आप देखेंगे तो टेबल है, Hmm. उसके अलग अलग फैसेट्स हैं, Hmm. Hmm. उसकी प्योरिटी है, उसकी इम्प्योरिटी है। हीरे की वैल्यू बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि हीरे के कट कितने हैं, ये बेल्जियम कट है कि सूरत का कट है, इसके अंदर जीरम है या इसके अंदर कलर है, इसके अंदर कौन सा कलर है, इसकी ब्राइटनेस क्या है, इसका हाइट और विड्थ का रिलेशन क्या है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो डायमंड की वैल्यू को एस्टेब्लिश करते हैं। Right. वैसे जिसको हम वेल्थ बोलते हैं, हमने जो वेल्थ क्रिएट करी है वो भी हीरे की तरह है कि ये वेल्थ दाऊद इब्राहिम की है कि टाटा की है। अपने आप में इसका भी एक मेटल है, इसकी भी एक वैल्यू है। अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो हीरे की कीमत नहीं है। Yes. ये हीरा भी है कि कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है। ये लैब जनरेटेड है या जेन्युइन है। Very true. ये सारी चीजें जो है ना अपने आप में एक अभ्यास मांगती है। Yes. और आने वाली पीढ़ी से मैं तो एक सेंटेंस में कहूंगा, वी हैव टू हैव प्रॉस्पेरिटी स्टैंडिंग ऑन 2 legs of character and love. Superb. This was the biggest takeaway
what Piyush ji has imbibed in his life. उन्होंने सबको प्यार दिया, ये उनका पहला पैरेलल वे है, और दूसरा है कैरेक्टर बिल्डिंग. These are the two wealth if you create in your life, you can definitely be not only a successful but a fruitful and a better person in your life, giving this society a very big legacy. Thank you I so much. promise you, they will be materially also prosperous and they would be very rich in their life experience. Great, पैसा भी बहुत मिलेगा और प्यार भी बहुत मिलेगा. great, great. कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा, प्यार अपने आप आएगा. सुपर पीयूष जी, दिस वाज आज का जो कॉन्वर्सेशन था. लोग ये सोचते हैं कि पैसे को और कैरेक्टर को लेना देना नहीं है कुछ, बट आज आपने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि पैसा एक चीज़ है, वेल्थ इज़ योर लव एंड योर कैरेक्टर. जो आपने एस्टेब्लिश किया है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पैसे के बारे में मोह माया बहुत ऐसी मतलब नेगेटिवली बात करते हैं, या दूसरे जो बच्चे भी होते हैं, इट इज़ ओनली फॉर लाइफस्टाइल कंफर्ट, यही बात करते रहते हैं. उनको और कोई मतलब पैसे का यही सोल्यूशन है, यही चीज़ है. पर आपने जो आज पर्सपेक्टिव दिया है, वो पर्सपेक्टिव क्या है, मैं ये समझता हूँ कि अगर पैसा बुरी चीज़ होती, या जिस तरह से ये लोग पैसे को नोटिफाई कर रहे हैं, पैसे को समझ रहे हैं, तो उसका रावण दहन के दिन उसका भी दहन हो जाना चाहिए था, पर नहीं है. इंडियन कल्चर में हर काली चौदस को लक्ष्मी माँ की पूजा होती है. अगर पैसा गलत चीज़ होती तो उसका नाम ताड़का या पूतना होता, उसका नाम लक्ष्मी है. और ये विष्णु जी के चरणों में रहने वाली ये लक्ष्मी है. अगर आपके जीवन में विष्णु और लक्ष्मी जी के बीच का जो प्रेम समझ में नहीं आता है, तो आपको वेल्थ कभी समझ में नहीं आएगा. और लक्ष्मी जी को जो हम रिस्पेक्ट देते हैं, अगर वो समझ में नहीं आया, तो आपको इस कैरेक्टर में से कभी भी आपको वेल्थ समझ में नहीं आएगा. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड वेल्थ, अंडरस्टैंड द लव एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टर. थैंक यू सोनी जी, सो मेरी मच. सोच में हमको सबको तन मन धन से टोटालिटी में मजबूत रहना चाहिए, नॉट वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर, बिकॉज नहीं तो बाकी की चीज हमको उठने ही नहीं देगी. जैसे पिरामिड इज द लॉन्गेस्ट लिविंग ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, उसके 3 साइड हैं. कभी भी कोई भी अर्थक्वेक आ जाए उसको टॉपल नहीं होने देता है. 2 पैर पे खड़ा हुआ इंसान बस में खड़ा रहे तो गिर सकता है. मैं बोलता हूँ कि तन मन और धन, मेरा तन ठीक नहीं है, मन और धन कितना भी हो कोई काम का नहीं. मेरा तन कितना भी मजबूत है, मैं दारा सिंह जैसा मजबूत हूँ, मन भी है पर धन नहीं है तो क्या करूं. इतने कितने शिक्षक ऐसे हैं जो उन्होंने पढ़ा पढ़ा के लोगों को बनाया, पर आज उनको स्ट्रगल कर रहे हैं. बहुत तकलीफ है. आज मेरे पास तन भी है, धन भी है, पर मैं कंजूस मक्खी चूस काम का ही नहीं, क्योंकि क्या करूंगा धन को. वैसे ही स्वामी जी, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप अगर श्री यंत्र का अभ्यास करेंगे ना, हाँ हाँ हाँ. तो ये ऊपर त्रिपुरा सुंदरी जो आती है, Yes. वैसे नीचे जो है ना चतुर्पुरुषार्थ है, हाँ. धर्म अर्थ काम काम मोक्ष. मोक्ष. आज मेरा धर्म मतलब मैं ये घंटा दिया आरती वाले धर्म की बात नहीं करता हूँ. एक नागरिक होने के नाते मेरा क्या देश के प्रति धर्म है, एक इंसान होने के नाते मेरा क्या इंसान के प्रति धर्म है, एक पति होने के नाते मेरा पत्नी की तरफ क्या धर्म है, एक एम्प्लॉयर होने के नाते मेरा एम्प्लॉय से क्या धर्म है, एक होटेलियर होने के नाते मेरे गेस्ट के साथ मेरा क्या धर्म. तो धर्म अगर मेरा मैं निभाता हूं, अर्थ का उपार्जन अपने आप हो जाता अपने है. आप हो जाता है. मैं मेरी काम वासना मतलब मेरी इच्छाओं को, मेरी नीड को, मेरे जो भी अंदर से वांट्स है, डिजायर्स हैं, उनके प्रति अगर मैं अपने कैरेक्टर की बिल्डिंग में अगर उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मर्यादा में रख सकता हूँ. देखिए, डिजायर के बिना कोई इंसान जी नहीं सकता. नहीं. आज शाम को मुझे क्या खाना है, मेरा मन करता है कि भाई मैं खिचड़ी खाना चाहता हूँ, तो ठीक है, पर मैं ये नहीं बोल सकता कि आज शाम को मैं ऐसा खाऊं कि जो मुझे पचने वाला ही नहीं है. तो वहां मुझे अपने जो सोच है ना उसको कैरेक्टर से मैनेज करना पड़ेगा. Yes. अगर ये हो गया
तो जो सच्चिदानंद स्वरूप जीने का मुझे जो मोक्ष है वो अपने आप मिल जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, धर्म अगर मैं ठीक रखता हूँ तो अर्थ हो जाता है, और अगर करेक्ट, काम को मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे मोक्ष मिल जाता मिल है। जाता तो है। चतुर्पुरुषार्थ चाहिए, तो तन मन धन मजबूत चाहिए, तो ये चतुर्पुरुषार्थ भी अपने आप में मिल जाता है। और यही वैदिक सिस्टम है। Yes, समझ ले पल में या लाखों जन्म में। छोटी सी चीज को अगर हम मिनट में समझ लें तो ठीक है, बाकी तो जिंदगी भर झक मारते रहेंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे, किताबें फाड़ते रहेंगे, लेक्चर लेते रहेंगे, लेक्चर देते रहेंगे, कुछ आनी जानी नहीं है। एब्सोल्युटली, समझ ले पल में या लाखों जन्म में, छोटी सी बात है। खुद की रक्षा खुद न करे तो खुदा भी बेचारा क्या क्या करे। करेगा? भगवान ऊपर से उतर के आएगा ना तो भी कोई किसी का कल्याण नहीं हो। मुझे कल्याण अपना खुद का करना पड़ेगा। Take your own responsibility and let us move on the journey of wealth creation. आज आपका सहयोग मिला और आपने जो कैरेक्टर की बात करी, आपने जो प्यार की बात करी, एक्चुअली इस समाज को उसका इम्पोर्टेंस समझने में बहुत देर लगती है, क्योंकि जब ऐसा समय आता है जब उसको सचमुच में समझ आता है तब जीवन बीत चुका होता है, और तब वो चाहे लाख रोले उसको वापस वो पल नहीं मिलने वाली है। तो मैं इस जनरेशन को कहता हूँ कि आपको ये जो क्षण मिली है उसको आप श्रेष्ठ में श्रेष्ठ उपयोग करके, उसको यूटिलाइज करके, उसके जीवन में इम्बाइब करके आप भी बहुत प्रोग्रेस करिए, बहुत ग्रोथ करिए, एंड विथ अ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोग्रेस इन योर लाइफ। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते।